Welcome to Study Smart Academy. Today in this video we will learn Class 8th English Chapter 01 How Teachers Learn. स्टूडेंट्स, आज के सबक में हम जल्दी से इन अहम हिस्सों पर बात करेंगे। चैप्टर इंट्रो एंड नोरा, रीडिंग स्ट्रगल्स, द चाइल्ड वर्सेस एक्सपर्ट आई, द इंडियन लैंग्वेज पजल, अनलेटर्ड होम्स और आखिर में ग्लॉसरी और लेसन समरी। अपनी नोटबुक्स तैयार रखें क्योंकि आज हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 चैप्टर इंट्रो एंड नोरा। इस हिस्से में हम देखने वाले हैं कि आमतौर पर असातिज़ा बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि असातिज़ा खुद बच्चों से सीखते हैं। आइए चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं। There can be no doubt about the fact that children are taught by their teachers. Students, इसमें कोई शक नहीं कि बच्चों को उनके असातिज़ा पढ़ाते हैं। Taught यानी पढ़ाया जाना, ये तो हम सब जानते हैं। But there are occasions when teachers are taught certain things by the children or the situations arising out while dealing with the children. लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है जब असातिज़ा को बच्चे कुछ खास बातें सिखाते हैं। Occasions यानी मौक़े या औक़ात और situations यानी हालात। Read this lesson and find out such a situation. मुसन्निफ कह रहा है कि ये सबक पढ़ें और ऐसी ही एक सूरत हाल के बारे में जानिए। Find out यानी मालूम करना। तो बच्चों, इस सबक में हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी पढ़ेंगे जहां एक बच्ची अपने उस्ताद को बहुत कुछ सिखाती है। Another 5-year-old named Nora taught me more about the things children do when teaching themselves to read, the problems they meet, and the ways they solve or try to solve them. नौरा नाम की एक और 5 साला बच्ची ने मुझे इन चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सिखाया जो बच्चे खुद को पढ़ना सिखाते वक्त करते हैं, किन मसाइल का उन्हें सामना होता है और वो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व यानी हल करना। I was visiting her family over a weekend. मुसन्निफ बता रहा है कि मैं छुट्टियों के दौरान उसके खानदान से मिलने गया था। वीकेंड यानी हफ्ते का इख्तिताम। Though I had not seen Nora since she was a small baby, we were soon friends. अगरचे मैंने नौरा को उस वक्त से नहीं देखा था जब वो छोटी बच्ची थी, लेकिन हम जल्द ही दोस्त बन गए। Sometime during the day, when I seemed to have nothing to do, she came up to me with a book in her hand and asked if I would help her read it. दिन के किसी वक्त जब मेरे पास करने को कुछ नहीं था, वो हाथ में एक किताब लिए मेरे पास आई और पूछा कि क्या मैं उसे पढ़ने में मदद करूंगा। I said I would, so we sat on the sofa and went to work. मैंने कहा कि मैं करूंगा, इसलिए हम सोफा पर बैठ गए और काम शुरू किया। The book was Hop on Pop, a very good book for beginners. किताब का नाम Hop on Pop था, जो शुरुआत करने वालों के लिए एक बहुत अच्छी किताब है। Beginners यानी शुरुआत करने वाले तालिबे इल्म। शाबाश स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 रीडिंग स्ट्रगल्स एंड स्ट्रैटेजीज। अब हम देखते हैं कि नौरा को पढ़ने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और असातिज़ा उस वक्त कौन से हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं। तुलबा तवज्जो दें। At first, it was not clear how she wanted me to help her or what I was supposed to do. शुरू में ये वाज़े नहीं था कि वो मुझसे किस तरह की मदद चाहती थी या मुझे क्या करना था। Supposed to do यानी मुझसे क्या तवक्को थी। Most of the time, I just sat still and silent. A very hard thing for a teacher to do, particularly one who, like me, thinks he is good at explaining and helping. ज़्यादातर वक्त मैं बस खामोश और साकित बैठा रहा, जो एक उस्ताद के लिए बहुत मुश्किल काम है। Still and silent यानी बिल्कुल खामोश और बेहरकत। The first few pages were easy. Then she began to meet more words that she did not know and had to figure out. पहले कुछ सफ़ात आसान थे, फिर उसे ऐसे मज़ीद अल्फाज मिलने लगे जो वो नहीं जानती थी और उसे उन्हें खुद समझना था। फिगर आउट का मतलब है समझना या हल निकालना। इसे अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें। यानी उस्ताद के लिए सबसे मुश्किल काम ये था कि वो बच्ची को खुद सीखने दे। Only rarely when she seemed badly stuck did I say anything. बहुत कम जब वो बुरी तरह फंसी हुई लगती थी तभी मैं कुछ कहता था। Rarely यानी शाज़ो नादिर। Badly stuck यानी बुरी तरह फंस जाना। Even then, I didn't tell her the word, only suggested how she might figure it out. तब भी मैं उसे लफ्ज़ नहीं बताता था, सिर्फ ये मशवरा देता था कि वो इसे कैसे समझ सकती है। Suggested यानी मशवरा दिया। If she still couldn't get the word, I told her to skip it and go ahead, that perhaps the next time she saw it, it would be easier to figure out. अगर फिर भी उसे लफ्ज़ समझ ना आता तो मैं उसे कहता कि इसे छोड़ दे और आगे बढ़ जाए। Skip यानी छोड़ देना और आगे बढ़ जाना। Most of the time she went ahead, but if she asked me to tell her the word, I did. ज़्यादातर वक्त वो आगे बढ़ जाती, लेकिन अगर वो मुझसे लफ्ज़ बताने को कहती तो मैं बता देता था। उस्ताद की हिकमत अमली ये थी कि जब तक नोरा बिल्कुल हार न मान ले, उसे लफ्ज़ खुद समझने का पूरा मौका दिया जाए। Before long, an odd thing happened. जल्द ही एक अजीब बात हुई। Odd यानी अजीब। Nora misread a word that previously she had read correctly. नोरा ने एक ऐसा लफ्ज़ गलत पढ़ा जिसे उसने पहले सही पढ़ा था।
मिस रीड यानी गलत पढ़ना, previously यानी पहले, this happened a number of times. ऐसा कई बार हुआ. I found myself feeling puzzled and annoyed, as I had in my own classroom when children seemed to forget things they had supposedly learned. मैंने खुद को हैरान और परेशान पाया, जैसा कि मुझे अपनी क्लास में होता था. Puzzled यानी उलझन का शिकार या हैरान. Annoyed यानी गुस्सा या परेशान. उस्ताद को यहाँ वाकई गुस्सा आया कि बच्ची सीखा हुआ लफ्ज़ आखिर कैसे भूल सकती है. I thought, has she forgotten the word already? मैंने सोचा क्या वो लफ्ज़ इतनी जल्दी भूल गई है, Or is she just being careless, not paying attention, not making an effort? या वो सिर्फ लापरवाही कर रही है. केयरलेस यानी लापरवाह, अटेंशन यानी तवज्जो. But this was not it. Obviously, she was reading the book as well as she could, putting all of her concentration into it. लेकिन ऐसा नहीं था. जाहिर है कि वो पूरी तवज्जो के साथ किताब पढ़ रही थी. कॉन्सेंट्रेशन यानी पूरी तवज्जो. So how could she know a word on one page and not know it on the next? तो ये कैसे हो सकता है कि वो एक सफ़े पर एक लफ्ज़ जानती हो और अगले सफ़े पर उसे ना जाने? It seemed almost like a stupid behavior. ये तकरीबन एक बेवकूफ़ाना रवैया लग रहा था. But she was very bright and she wasn't bluffing or guessing or trying to get me to do the work for her. लेकिन वो बहुत ज़हीन थी और वो कोई धोखा नहीं दे रही थी. ब्लफिंग यानी धोखा देना या दिखावा करना. गेसिंग यानी तुक्का लगाना. It was a puzzle. ये एक मुअम्मा था. पजल यानी एक मुअम्मा या उलझन जो समझ ना आए. उस्ताद हैरान था कि जब बच्ची पूरी तवज्जो दे रही है तो अगले सफ़े पर लफ्ज़ को पहचान क्यों नहीं पा रही. ये वाकई एक बड़ी उलझन थी. सेक्शन 3 द चाइल्ड वर्सेस एक्सपर्ट आई. अब आते हैं सबक के सबसे अहम हिस्से की तरफ. एक माहिर उस्ताद और एक नए सीखने वाले बच्चे की नज़र में क्या फ़र्क होता है, ज़रा गौर से सुनें. To understand the learning problems of another person, particularly a child, we must try to see things as if through their eyes. किसी दूसरे के सीखने के मसाइल को समझने के लिए, खुसूसन एक बच्चे के, हमें चीज़ों को उनकी नज़र से देखना चाहिए. Particularly यानी खुसूसन. We think it should be easy for someone to remember what a word looks like from one page to the next. हमें लगता है कि ये याद रखना आसान होना चाहिए कि एक लफ्ज़ कैसा दिखता है. But that is because we know the word. लेकिन ये इसलिए है क्योंकि हम वो लफ्ज़ पहले से जानते हैं. For a child who has only just seen the word for the first time, it is not easy, but hard. एक बच्चे के लिए जिसने पहली बार लफ्ज़ देखा है, ये बहुत मुश्किल है. It is hard to tell which words on a page are the same or almost the same, and if they are different, where they are different. बच्चों के लिए ये पहचानना मुश्किल होता है कि कौन से अल्फाज एक जैसे हैं या कौन से मुख्तलिफ. We readers have the expert's eye for significant detail. The child does not. हम पढ़ने वालों के पास अहम तफसीलात देखने के लिए माहिर की नज़र होती है, बच्चे के पास नहीं. Significant detail यानी अहम तफसीलात या बारीकियां. आसान लफ्ज़ों में हम बड़ों की आदत हो चुकी है, इसलिए हमें अल्फाज आसान लगते हैं, लेकिन नए सीखने वाले बच्चे के लिए सब कुछ नया और मुश्किल होता है. सेक्शन 4 द इंडियन लैंग्वेज पजल. बच्चों को अजीब सी शक्लें कैसी लगती हैं, इस बात को समझने के लिए मुसन्निफ अपना एक तजुर्बा शेयर करते हैं. आइए देखते हैं. फिर मेरे जहन में एक ऐसा तजर्बा आया जो मुझे कुछ साल पहले हुआ था और मैं बिल्कुल भूल चुका था. Popped into my mind यानी अचानक जहन में आना. One day I took a sheet of printing in some Indian language and tried to find the words that occurred most often on the page. एक दिन मैंने किसी हिंदुस्तानी जबान में छपी हुई एक तहरीर ली और वो अल्फाज तलाश करने की कोशिश की जो सफ़े पर सबसे ज्यादा आए थे. Occurred यानी वाक़े होना या आना. It was amazingly difficult. ये हैरत अंगेज तौर पर मुश्किल था. Amazingly यानी हैरत अंगेज. At first, the page looked like nothing but a jumble of strange shapes. शुरू में सफ़ा अजीब-ओ-गरीब अशकाल के एक मजमुए के सिवा कुछ नहीं लग रहा था. Jumble यानी गड़बड़ या बेतरतीब मजमुआ. Even when I was concentrating on one short common word, it took a long time before I could recognize that word at sight and pick it out of the others. मुझे एक छोटे लफ्ज़ को भी पहली नज़र में पहचानने में बहुत वक्त लगा. Recognize at sight यानी पहली नज़र में पहचानना. Students, write these meanings down. Often, I would go right by it without noticing it. अक्सर मैं उसके पास से गुजर जाता और मुझे पता भी न चलता. Noticing यानी तवज्जो देना. इस तजुर्बे से उस्ताद को एहसास हुआ कि नामालूम ज़बान के हुरूफ कितने उलझा देने वाले लगते हैं. इसी तरह एक बच्चे को हुरूफ और अल्फाज की शक्लों का आदी होने में कुछ वक्त लगता है. एट अ ग्लांस यानी एक ही नज़र में, ऑल टुगेदर डिफरेंट यानी बिल्कुल मुख्तलिफ. So we must give him plenty of time and not be surprised or upset by what looks like slowness or stupid mistakes. इसलिए हमें उसे काफ़ी वक्त देना चाहिए और उसकी सुस्त रवि पर परेशान नहीं होना चाहिए. Plenty of time
یعنی بہت سا وقت. When a child, having looked for a long time at two words on a page without seeing that they are the same, suddenly exclaims, "Oh, I see, they are the same." We must not think that what he has done is trivial. جب ایک بچہ اچانک پکارتا ہے "اوہ یہ ایک جیسے ہیں" تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ معمولی بات ہے. Exclaims یعنی جذبات سے پکارنا, trivial یعنی معمولی یا غیر اہم. We must realize that the child has made a real and important discovery. ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ بچے نے ایک حقیقی اور اہم دریافت کی ہے. Realize یعنی محسوس کرنا, discovery یعنی دریافت. زبردست اسٹوڈنٹس. اس لیے استاد کو بچوں کی اس چھوٹی سی دریافت پر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. سیکشن 5 Unlettered Homes and Discovery. اب آخری حصے میں ہم ان بچوں کے بارے میں بات کریں گے جو ایسے گھروں سے آتے ہیں جہاں تعلیم کا رواج نہیں ہوتا. One of the reasons why children from unlettered homes are at a disadvantage when they start learning to read may be that they lack this familiarity with the shapes of words and letters. ان پڑھ گھرانوں کے بچوں کو جو نقصان ہوتا ہے اس کی ایک وجہ الفاظ اور حروف سے ناواقفیت ہے. Unlettered homes یعنی ایسے گھرانے جہاں پڑھائی لکھائی کا رواج نہ ہو. ڈس ایڈوانٹیج یعنی نقصان کی حالت. فیملیرٹی یعنی واقفیت یا پہچان. This may also be a reason why we should give children time to get used to and familiar with the look of letters and words before beginning any kind of formal instruction. اس لیے باقاعدہ تعلیم شروع کرنے سے پہلے بچوں کو حروف کی شکل کا عادی ہونے کے لیے وقت دینا چاہیے. Formal instruction یعنی کلاس روم کی باقاعدہ تعلیم. In fact, this is a very good reason, among many others, for letting the child herself decide when she wants to start to read. دراصل یہ ایک بہت اچھی وجہ ہے کہ بچے کو خود فیصلہ کرنے دیا جائے کہ وہ کب پڑھنا شروع کرنا چاہتا ہے. تو بچوں جن گھروں میں کتابیں نہیں ہوتی ان بچوں کو تھوڑا زیادہ وقت دینا بالکل ضروری ہے. Not long ago, a teacher was telling me about her work with young, disadvantaged children who could not read or did not read. کچھ عرصے پہلے ایک استانی مجھے پسماندہ بچوں کے بارے میں بتا رہی تھیں. ڈس ایڈوانٹیج چلڈرن یعنی غریب اور محروم بچے. At one point she said, "We have plenty of books in the classroom, but they don't read them. They just turn over the pages and look at them." اس نے کہا کہ کلاس میں بچے کتابیں پڑھنے کے بجائے صرف صفحات پلٹتے ہیں. ٹرن اوور دا پیجز یعنی صفحات پلٹنا. How can I get them interested in reading them? میں ان میں دلچسپی کیسے پیدا کروں؟ I made a suggestion or two. میں نے 1-2 مشورے دیے. Only later did I realize that for children who had hardly ever seen any, this casual looking at books was a sensible and almost certainly a necessary first step to reading. بعد میں مجھے احساس ہوا کہ جن بچوں نے کبھی کتابیں نہیں دیکھی ان کا یوں کتابوں کو دیکھنا پڑھنے کی طرف ایک سمجھداری والا اور ضروری پہلا قدم تھا. سینسیبل یعنی سمجھداری. Before these children begin to think about what particular letters said, they had to get familiar with the look of letters in general, just as a child learning to talk must first become familiar with the sound of talk. خاص حروف کو سمجھنے سے پہلے انہیں عام حروف کی شکل سے واقف ہونا ضروری تھا. بالکل ویسے ہی جیسے بولنا سیکھنے والے بچے کو پہلے آوازوں سے واقف ہونا پڑتا ہے. گویا صرف کتابوں کے صفحے پلٹنا بھی سیکھنے کے عمل کا ایک اہم قدم ہے. Section 6 Glossary اور Lesson Summary. طلبہ آخر میں ہم اس سبق کے سب سے ضروری الفاظ اور خلاصے پر نظر ڈالتے ہیں. Students, let's quickly review the official glossary from our textbook. بالکل یہ الفاظ امتحان کے لیے بہت اہم ہے. سب توجہ دیں. Figure out, understand. سمجھنا. Badly stuck, finding it very difficult to go on. بری طرح پھنس جانا. Skip, to leave. Skip کا مطلب ہے چھوڑ دینا. Bluff, to pretend in order to deceive. دھوکہ دینا یا دکھاوا کرنا. Trivial, unimportant. یاد رکھیں ٹریویل یعنی معمولی. Unlettered, illiterate. ان پڑھ. Formal instruction, regular teaching in the classroom. باقاعدہ تعلیم. This word is very important. Please note it in your notebooks. Let's summarize the main theme of how teachers learn. What is the big lesson here? سبق کا اصل نچوڑ یہ ہے کہ ایک استاد اور ایک نئے سیکھنے والے بچے کی دیکھنے کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے. بڑوں کے لیے جو چیز آسان لگتی ہے بچوں کے لیے وہ ایک عجیب معمہ ہو سکتی ہے. اس لیے اساتذہ کو بچوں کی نظر سے دنیا کو دیکھنا سیکھنا چاہیے اور انہیں سیکھنے کے لیے کافی وقت دینا چاہیے. تو اسٹوڈنٹس ذرا سوچئے اگلی بار جب آپ کوئی نئی چیز سیکھنے کی کوشش کریں اور مشکل پیش آئے تو کیا آپ خود کو ایک بچے کی طرح وقت دینے کو تیار ہیں؟ Students, we hope you understood today's chapter clearly. Don't forget to like and share this video for more updates and subscribe to Study Smart Academy.